हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को दूसरे तरह से लिखना सीखिए। अब किस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म को लिखने की सलाह देते हैं उसे समझने के लिए हमने एच.सी. वर्मा का 2 क्वेश्चन लिया है। एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 2 चैप्टर नंबर 29 पेज नंबर 121 क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। एक्चुअली हमें सिर्फ इस वक्त 19 बताना था जो डीपीपी 2 में दिया गया है और आदित्य आनंद जी ने पूछा है, लेकिन उस 19 को बनाने के लिए एच.सी. वर्मा साहब ने 18 क्वेश्चन के कुछ इंफॉर्मेशन का यूज करने को कहा है। तो हम इस वक्त 18 और 19 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम इस क्वेश्चन के थ्रू कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के दूसरे स्टाइल से आपको हम रूबरू कराना चाहते हैं और आज के बाद हम इस बात को कंक्लूड कर लेना चाहते हैं कि कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल कैसे किया करेंगे। एच.सी. वर्मा चैप्टर 29 और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। It may be assumed that the electron revolves in a circle of radius 0.53 angstrom. 1 angstrom equals 10 to the power minus 10 meter and is abbreviated as A और उसके पावर में 0 with the proton at the center. The hydrogen atom is said to be in the ground state. In this case, find the magnitude of the electric force between the proton and the electron of a hydrogen atom in its ground state. क्वेश्चन है कि अगर आपका हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है और उसके इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसके सेंटर पे प्रोटॉन को मान लिया जाए और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस 0.53 एंगस्ट्रम हो, तो बताइए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ डायरेक्शन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने इंट्रोड्यूस किया है डायरेक्शन को भी समझने के लिए, तो हमें वो भी थोड़ा काम कर ही लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मान लीजिए आपका एक हाइड्रोजन एटम है, इसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में है, मींस n बराबर 1 में इस इलेक्ट्रॉन को एज्यूम करा गया है। प्रोटॉन को उसके सेंटर पे एज्यूम करेंगे और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको r कहा गया है। क्वेश्चन में r की वैल्यू दे दी गई है। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम कर रहा है। फ्रेंड्स, आप इस वक्त जो कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखने जा रहे हैं, ये फाइनल स्टेटमेंट होगा। आज के बाद आप कुलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म यूज करें या कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यूज करें, आप हमेशा इसी तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा जो हम लिखने जा रहे हैं। चार्ज को हमेशा मॉडुलस के अंदर ही रखिएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस बात पर जोर दिया था कि चार्ज का नेचर आप ठीक से देखिए, पॉजिटिव है पॉजिटिव साइन का यूज करिए, निगेटिव है निगेटिव साइन का यूज करिए।
सिखला दिए कैसे यूज करना है और कब यूज करना है। अब हम ये कहते हैं कि अब भूल जाइए, चार्ज के नेचर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्या करना है, फोर्स का डायरेक्शन पता होना चाहिए बस। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की कहानी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो लिख सकते हैं F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फ्रेंड्स वेक्टर फॉर्म में है लेकिन मॉड के अंदर लिख रहे हैं, और आज के बाद हमेशा ऐसे ही लिखने की हम सलाह भी दे रहे हैं इस तरीके से। लेकिन ये आप जब लिख रहे होंगे तो आपके पास अपना सिचुएशन होगा। ये जब आप लिख रहे होंगे तो आपको फोर्स का डायरेक्शन पता होगा। तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वह पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन है फ्रेंड्स आपके पोजीशन वेक्टर का, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन वेक्टर का इस प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। और पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। तो पोजीशन वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो उस अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपको यहां पर एक माइनस साइन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स आप ये भी कह सकते थे कि फिर डिफरेंस क्या है, चार्ज का साइन यूज करते तो भी यही बात आता। इस वक्त आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और उसमें इस कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने पर बहुत टाइम सेव होने वाला है और आपका इंटरेस्ट बनने वाला है। तो हम कहते हैं कि अब ये निगेटिव है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये पॉजिटिव है, मुझे कोई मतलब नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। और केवल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर हमको ध्यान रखना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में अगर मेरा फोर्स काम कर रहा है तो यहां पॉजिटिव साइन दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अपोजिट साइन में फोर्स काम कर रहा है यहां निगेटिव साइन दिखेगा। तो इस तरीके से हम कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म का यूज करेंगे। यहां हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो मैग्नीट्यूड हम सॉल्व करके रख लेते हैं। F इक्वल्स, इसका वैल्यू तो पता है आपको, 9 × 10⁻⁹। चार्ज E से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन का, Q1 के जगह पर E। प्रोटॉन के चार्ज को भी E से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना है नहीं, तो E × E लिखेंगे यहां पर E²। और वेक्टर फॉर्म में लिख नहीं रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो नीचे हम पुट करेंगे R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब F इक्वल्स 9 × 10⁹ E का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर कर दीजिए। और फ्रेंड्स R की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रम। 0.53 एंगस्ट्रम को मीटर बनाइएगा तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कितना फोर्स काम कर रहा है ये पता चल जाएगा। यहां पर लिख देते हैं फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है, वो सॉल्व करने पर फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा 8.2 × 10⁻⁻8 न्यूटन। ये है जो फोर्स काम करेगा आपके इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 था। अब क्वेश्चन नंबर 19 सुनिए जो हमारे डीपीपी में दिया गया है। क्वेश्चन कहता है, ये था क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर देख लीजिए 8.2 × 10⁻⁻8 न्यूटन। ओके 19, फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। The description of ground state is given in the previous problem। ये जो प्रॉब्लम था उसमें हाइड्रोजन एटम का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है।
और क्वेश्चन कह रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो कि इसमें रिवॉल्व कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ पे, इसकी स्पीड बताइए। यहाँ जहाँ जिस किसी भी पॉइंट पर इसके वेलोसिटी को जानना हो उस जगह पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को जानेंगे आप, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पे आपको जानना होगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा। टेंजेंट का डायरेक्शन अलग अलग है, मीन्स पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। जानते ही हैं आप, 11th में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं होती है। लेकिन अगर इसका मॉड ले लिया जाए फ्रेंड्स, इसके मॉडुलस की बात करी जाए तो हम इसको स्पीड बोलते हैं, और आपका इलेक्ट्रॉन जो इस वक्त रिवॉल्व कर रहा है वह कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है यही आपको बतलाना है। क्वेश्चन काफी सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अब हमें यह डिसाइड करना होगा कि हम किस फ्रेम में रह के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम फ्रेम की बहुत चर्चा नहीं करेंगे, 11th में पढ़ चुके हैं, या आगे कहीं आएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। आप फ्रेम पर थोड़ा सुनिएगा ताकि आप समझ सकें। दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हमारे सहूलियत पे निर्भर करता है कि हम किस फ्रेम में रहना पसंद करते हैं। हम यहाँ पे खड़े हैं और हम इमेजिन कर रहे हैं कि वहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है जिस पाथ पे कोई पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मीन्स हम कहाँ इस वक्त उस पाथ से अलग हैं, ग्राउंड पे हैं, और ग्राउंड पे रह के उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। इस फ्रेम से देखने पर मुझे लगता है कि कोई फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है जो बार बार वह अपने सेंटर की तरफ उसको खींचने की कोशिश करता रहता है। एक फोर्स इस पे काम कर रहा है इसके सेंटर की तरफ, चाहे इलेक्ट्रॉन कहीं भी होता है वह फोर्स उसके सेंटर की तरफ काम करता है, जिसके वजह से यह इस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर पाता है। फिजिक्स ने इसका नाम रखा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसे mv²/r से रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स फंडामेंटल फोर्स नहीं है। इसका यह मतलब होता है कि यहां पे कोई ना कोई फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के डोनर के रूप में काम कर रहा होगा। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज डोनर ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दीजिए, आपको वहां से इलेक्ट्रॉन का स्पीड मिल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड्स कि हम भी जाएं और इस जगह को एक केबिन मान लेते हैं। केबिन में दो कुर्सी लगाइए, एक पर आप बैठिए, एक पे आपका फ्रेंड इलेक्ट्रॉन बैठेगा, और बैठ करके कुछ गपशप कीजिए, कोरोना का अपडेट एक दूसरे को दीजिए। हालांकि आपको इस बात से मतलब नहीं रखना है कि वह फ्रेम घूम रहा है, वो पाथ आपका रोटेट कर रहा है। आप कैबिन के अंदर हैं और कैबिन को बंद कर दिया गया है, उसमें दो कुर्सी लगा हुआ है, उस पर बैठ करके आप गपशप कर रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है। उस फ्रेम के साथ आप अटैच हो गए, उसी फ्रेम में जाके आप बैठ गए। तब जब आप इलेक्ट्रॉन के मोशन का स्टडी करिएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। जैसे ही बस के अंदर आप बैठ जाते हैं और बस जब टर्न लेती है तो अचानक से बस जिधर टर्न लेती है उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स काम करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अनुभव करते हैं आप। हालांकि कोई भी फोर्स आप पर लग नहीं रहा है, एक्चुअली कोई फोर्स लगा नहीं रहा है, लेकिन जब आप एक शार्प टर्न ले रहे होते हैं तब वह एक फोर्स आप एक्सपीरियंस करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप तब होते हैं। तो अगर हम इसी के साथ अटैच कर लें तो एक फोर्स मुझे आउटवर्ड एज्यूम करना होगा, वह फोर्स जो हम
अपने सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एज्यूम करते हैं, ऐसे फोर्स को स्यूडो फोर्स कहते हैं, और यहां पर उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा गया है। और आप पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि इधर लगने वाले फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आप अपने सर्कुलर पाथ के फ्रेम में अटैच हो जाएंगे, फ्रेम में जाके अपने आप को रख लेंगे, फ्रेम के थ्रू ही आप बात करेंगे, तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में होंगे, और उस सिस्टम से बाहर ग्राउंड पे रह करके उसके मोशन का स्टडी करेंगे, इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। जब इनर्शियल फ्रेम के थ्रू स्टडी करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू बात होगी। आप जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रिगार्डिंग बात होगी। इन शॉर्ट ये बोलें तो मंजिल एक ही है, बट रास्ते अलग अलग हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रास्तों पर तो जाना ही नहीं चाहिए, हमें तो मंजिल पर पहुंचना है। तब मुझे सहूलियत किस में मिल रहा है, आसानी से हम किस रास्ते के थ्रू मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं, आप उसको अडॉप्ट कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने फिजिक्स में बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों का सम नेट फोर्सेस को 0 करने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एज्यूम करना होगा। तो आप इतना ही कीजिए इस क्वेश्चन के लिए। तो एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू एफ ई। सेंट्रीपिटल फोर्स का जितना मैग्नीट्यूड होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड उतनी ही होता है। सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स सेंटर। बस ये हमारी एक सोच है, हम सोचते कैसा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करके रख लिए हैं 8.2 इंटू 10 टू दी पावर -8। अब हम यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg इंटू फ्रेंड्स वी स्क्वायर अपॉन रेडियस तो पता है आपको 0.53, और इसको मीटर में बदल दीजिए क्योंकि ये था एंगस्ट्रम में, इक्वल्स 8.2 इंटू 10 टू दी पावर -8। मुझे लगता है फ्रेंड्स, सॉल्व करके आप रिजल्ट ले आइएगा 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये होगा हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड। जरा हम एक बार आंसर भी कंफर्म कर लेते। 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, जो लोग भी एस सी वर्मा बुक फॉलो करना चाहते हैं और उनके पास बुक होगा तो 1-2 लेक्चर और हम पढ़ाएंगे, लेकिन टास्क पहले ही देते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 32 तक देखना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 29 वॉल्यूम 2 पेज नंबर 121, टास्क एच सी वर्मा, क्वेश्चन 1 to 32 यहाँ तक देखिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप प्रॉब्लम नंबर हमारे व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थैंक यू।